तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आरोपी फिल्म की कहानी को। तो दोस्तों आरोपी फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है बहुत साल पहले, जहाँ पर कल्लूर मना में एक लड़की रहती थी जो काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की थी और वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। और कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लड़की का नाम पद्मिनी होता है और कहानी भी पद्मिनी से ही शुरू होती है। वो अपने संगीत और अच्छे स्वभाव की वजह से सबके दिल में बसी हुई थी दोस्तों, और पूरे गाँव वाले उसे अप्सरा जैसा माना करते थे। उसका मंगेतर दत्तन उसे पाने का बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद था, मतलब उसके साथ रहना चाहता था। वो बहुत ज्यादा जालिम और काले जादू का जानकार आदमी भी होता है, लेकिन पद्मिनी का दिल आर्यनट्टू मना के सूर्य नंबूदरी से जुड़ा हुआ था, जो मार्शल आर्ट्स और तंत्र मंत्र दोनों में माहिर था। यहीं पर बचपन से ही पद्मिनी उसे प्यार किया करती थी। उनका ये प्यार दत्तन को चैन से सोने ही नहीं देता था, क्योंकि दत्तन उस लड़की को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा चाहने लगा था और वो सूर्य को खत्म करके पद्मिनी को हासिल करना चाहता था। लेकिन उसकी कोई भी ख्वाहिश कामयाब होती ही नहीं थी। और जब दत्तन को समझ आ गया कि पद्मिनी कभी उसकी हो ही नहीं सकती, तो उसने धोखे से उसे मार डाला दोस्तों। यहीं पर अपनी सारी ख्वाहिशें अधूरी छोड़कर मरने वाली पद्मिनी एक यक्षिणी यानी एक चुड़ैल बन जाती है और बदला लेने के लिए गांव के बहुत सारे लोगों को मारना भी शुरू कर देती है। यहीं पर दत्तन को भी वो बहुत ही ज्यादा जालिम तरीके से मार देती है दोस्तों। उसके यक्षी बनने के बाद उस गांव की खुशहाली खत्म हो जाती है और लोग यक्षी के डर से गांव को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। यहीं पर तंत्र में माहिर सूर्य अपनी शक्ति से एक पूजा करके पद्मिनी की आत्मा को एक पंचोला यानी 5 लोहे की मूर्ति में बांध देता है, और उस मूर्ति और एक जादुई अंगूठी के साथ वो कल्लूर मना से आर्यनट्टू मना पहुंच जाता है और वहाँ एक ठिकाने यानी बेसमेंट में वो मूर्ति को छुपा के रख देता है, जहाँ पर कोई उसे देख न सके। यहीं पर आज भी पद्मिनी थम्पुरट्टी उसी पंचोला मूर्ति के अंदर बहुत ही ज्यादा ताकतवर तरीके से बंधी हुई होती है। और यहीं पर आर्यनट्टू थरवाड़ू का आखिरी वारिस होता है निरंजन। यहीं पर बचपन से ही वो अपनी माँ की जुबानी पद्मिनी थिरुपति की कहानी सुन के ही वो काफी ज्यादा बड़ा हुआ था, और माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो अब अकेला रहता है और वो अपने दोस्त अर्जुन के साथ अकेला रहता है। और वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट हेड भी होता है दोस्तों, और उसकी टीम की एक लड़की के साथ उसका चक्कर भी चल रहा होता है जिसका नाम होता है साक्षी। और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्यार भरी बातें भी होती रहती है। और कंपनी के एमडी के साथ भी निरंजन की अच्छी बनती है, इसलिए एमडी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी उसी को सौंप देता है। और यहीं पर निरंजन वादा करता है कि वो इस प्रोजेक्ट को अच्छा करके दिखाएगा। लेकिन कुछ ही वक्त से निरंजन को लगने लगता है कि उसकी मरी हुई माँ उससे बात कर रही होती है, और यह एहसास उसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने लगता है। और नींद में भी उसे काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है, नहाते वक्त भी उसे ये चीज फील होने लगती है, और वो हमेशा इस तरह की हेलुसिनेशन से काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है। और यहीं पर साक्षी उसे इसी तरह परेशान देखकर पूछती है कि प्रॉब्लम है क्या, लेकिन वो कुछ बताए बिना ही बात को टाल देता है दोस्तों। और एक दिन साक्षी और निरंजन अपनी कलीग के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर निरंजन ज्यादा शराब पी लेता है और साक्षी उसे घर तक छोड़ आती है। और यहीं पर घर पहुंचने पर फिर से उसे माँ की आवाज सुनने को मिलती है, लेकिन किसी तरह वो इसे संभाल के सो जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि एमडी निरंजन को नए प्रोजेक्ट का काम शुरू करने को कह देता है, और वो अपनी टीम के साथ प्रेजेंटेशन तैयार करता है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और इसी के बाद क्लाइंट के सामने जब वो होता है और वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, उसी तरह की हेलुसिनेशन अचानक से उसके सामने आना शुरू हो जाती है और निरंजन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगता है और प्रेजेंटेशन की बीचों बीच वहां से निकल जाता है। और कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए साक्षी खुद वहां से प्रेजेंटेशन संभालना शुरू कर देती है। और क्लाइंट को वो इतना ज्यादा पसंद आता है कि प्रोजेक्ट उन्हीं को मिल जाता है दोस्तों, और सब लोग साक्षी की तारीफ करते हैं। लेकिन जो क्रेडिट निरंजन को मिलना था वो साक्षी को मिलता देखकर निरंजन गुस्से में वहां से चले जाता है। और इसी वक्त 2 चोर आर्यनट्टू मना में चोरी करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और उनका टारगेट होता है वही पंचचोला मूर्ति जिसमें पद्मिनी थम्पुरट्टी की आत्मा बंधी हुई होती है दोस्तों। यहीं पर मना का वारिस निरंजन सिटी में रहता है, इसलिए वहां पर कोई रहता ही नहीं, सिर्फ उसका दोस्त मना का कार्यस्थान यानी केयरटेकर है। और चोर मना के अंदर घुसकर तहखाने से लाल कपड़े में लिपटी हुई उस मूर्ति को निकाल लेते हैं, और यहीं पर मूर्ति के ऊपर मंत्र पड़ी हुई तावीजें बंधी हुई होती है, जिसको तोड़कर वो मूर्ति को बाहर निकाल देते हैं। यहीं पर मूर्ति को छूते ही उन्हें जोर का शौक लगने लगता है और मूर्ति उनके हाथ से वहीं पर गिर जाती है और उससे धुआं उठने लग जाता है। और मूर्ति को लेकर वो बाहर निकलते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो मना के तालाब के किनारे एक कपल को देख लेते हैं जो रोमांस कर रहे होते हैं दोस्तों, और चुपके चुपके वो देखने लग जाते हैं। तभी अचानक उस लड़की की आंखें लाल होने लगती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को धक्का दे देती
लेती है और उसे पानी में डुबा कर मार देती है और इसके बाद खुद भी वो तालाब में डूब जाती है। दोस्तों ये सब देखने के बाद चोर वहाँ से डर कर भाग जाते हैं और वो भागते रहते हैं और भागते वक्त उनके हाथ से मूर्ति तालाब में ही गिर जाती है और उस हालत में वो मूर्ति निकाल भी नहीं पाते क्योंकि वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। इसलिए उसे छोड़कर वहीं से वो लोग भाग जाते हैं और तालाब में डूबी वो लड़की पद्मिनी थम्पुरट्टी का रूप लेकर पानी से बाहर आ जाती है। और ये सब एक सपना देखे निरंजन अपने कमरे में हड़बड़ा कर जाग जाता है क्योंकि ये एक सपना होता है। दोस्तों यहीं पर कमरे के बाहर कुछ होने का एहसास होते ही वो देखने के लिए चले जाता है और सुबह उठ के अर्जुन पूरे घर में निरंजन को ढूंढ रहा होता है और आखिर उसे बेहोश हालत में स्टेयरकेस के पास भी पा लेता है। यहीं पर निरंजन को याद नहीं होता कि वो वहाँ पर कैसे पहुंचा। उसी सुबह एक गाँव वाला नारियल तोड़ने के लिए मना के तालाब के पास आ जाता है और वहाँ पर एक जवान लड़के की लाश पानी में तैरती हुई देखने को मिलती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसी सीन के बाद हमें देखने को मिलता है कि पुराने चोर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं क्योंकि उनकी जो मूर्ति तालाब में गिरी थी उसकी मूर्ति की तलाश में वापस आए होते हैं क्योंकि वो किसी न किसी तरह से वो उस मूर्ति को निकालना चाहते हैं। लेकिन पुलिस और केस की वजह से मूर्ति कुछ दिन बाद निकालने का सोच के वो वहाँ से वापस चले जाते हैं और माना के वर्कर निरंजन को फोन करके बताया जाता है कि मना में एक कत्ल हो गया है इसलिए उसे तुरंत आ जाना चाहिए। ये सुन के निरंजन एमडी से लीव मांगने के लिए चले जाता है और एमडी उसे पिछले दिन क्लाइंट प्रेजेंटेशन के वक्त उसके अजीब बिहेवियर के बारे में पूछ लेता है और बताता है कि कैसे साक्षी ने आखिरी वक्त पर प्रोजेक्ट को बचा लिया था। इस इम्पोर्टेंट वक्त पर लीव नहीं मिल सकती और इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा होना काफी ज्यादा जरूरी है। ये सुन के निरंजन को गुस्सा आने लग जाता है। वो कहता है कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है और यहीं पर साक्षी उसे पीछे से बुलाती है लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनता। यहीं पर साक्षी उसका पीछा करके पार्किंग तक आ जाती है लेकिन वो उससे भी गुस्से में बात करके गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाता है और साक्षी ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और खड़े खड़े वहीं पर रोने लग जाती है। इसी के बाद निरंजन सीधा आर्यनट्टू मना पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसका दोस्त पहले से उसका इंतजार भी कर रहा होता है और मना में पहुंचकर वो अपने बचपन के वो पल याद करता है जो उसने अपनी माँ के साथ यहाँ पर बिताए थे और साक्षी उसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो फोन उठाता ही नहीं। मना के तालाब में नहाते वक्त निरंजन को वही मूर्ति देखने को मिल जाती है और वो उस मूर्ति को अपने कमरे में रखकर अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखने लग जाता है। तभी उसे पायल की आवाज आती है और मना के अंदर किसी के होने जैसी आवाजें सुनाई देती है। वो पूरी मना को चेक करता है लेकिन कोई भी नजर नहीं आता और असल में पद्मिनी उसके ही पीछे पीछे होती है। दोस्तों बस वो उसे देखने को नहीं मिलती और बल्कि ऑडियंस को ये चीज क्लियरली देखने को मिल जाती है। यहीं पर वो उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती और मना में वो जहाँ भी जाता है वो उसका पीछा करती रहती है। और अगले दिन वो मूर्ति को लेकर निरंजन अपने चाचू जिसका नाम चिरिया चैन होता है उससे मिलने चले जाता है। मूर्ति देखते ही चाचू समझ जाते हैं कि ये वही मूर्ति है जिसमें पद्मिनी बंधी हुई है। वो निरंजन को बताते हैं कि इतनी देर मूर्ति अपने पास रखने के बाद भी पद्मिनी ने उसे नहीं मारा, ये उसका नसीब ही है। यहीं पर फिर उसके चाचू उसे पद्मिनी की पूरी कहानी सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि कैसे एक अमावस की रात दत्तन थम्पुरन ने उसे काव में ले जाकर मार डाला था और उस खास दिन में मरे होने की वजह से उसकी आत्मा प्रतिकार दुर्गा बन गई थी और उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इस बात को सुनने के बाद निरंजन पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। यहीं पर चाचू अपने पूजा रूम में जाते हैं और वहाँ पर रखा हुआ सूर्य नंबूतिरी का मैजिकल खून मुतीरा यानी ब्लड रिंग देखने को मिलता है, उसे यूज किया जाता है। और वहीं पर वो कहते हैं कि अगर वो ये अंगूठी पद्मिनी की उंगली में पहना दे तो उसकी शक्ति कम हो सकती है और वो कंट्रोल में भी आ सकती है। और यहीं पर चाचू एक और जरूरी बात बताते हैं जहाँ पर अंगूठी तभी पहनाई जा सकती है जब पद्मिनी पूरी तरह से अनमार्ड यानी इंटेंस इमोशनल स्टेट में हो, चाहे वो काम अनमार्ड हो यानी पैशन या वो हो क्रोध उन्माद यानी एक्सट्रीम एंगर। यहीं पर अंगूठी पहनते ही चाचू को खुद वहाँ पर आके ही उसे आवाहित कर लेंगे। यहीं पर ऐसा वादा वो दे देते हैं और रात को निरंजन अपने कमरे में कुछ लिख रहा होता है तभी वो पंचचोला मूर्ति अपने आप हिलते हुए देखने को मिलती है और उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि पद्मिनी थम्पुरट्टी ने उसे अब तक क्यों नहीं मारा। वो उस मूर्ति से बात करना शुरू कर देता है। यहीं पर पद्मिनी मुझे पता है कि तुम इस कमरे में हो, मुझे तुम्हें देखना है और मेरे सामने आ जाओ। तभी वो उसके सामने प्रकट हो जाती है दोस्तों और उसे देखते ही वो काफी ज्यादा डर जाता है लेकिन वो उसके पास आके कहने लगती है कि मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्योंकि जिस सूर्य नंबूतिरी से मैं प्यार करती थी उसका ही खून तुम्हारे अंदर है। यहीं पर निरंजन के पास वो बहुत ज्यादा प्यार से पेश आती है और उसका दिल भी धीरे धीरे पिघलने लग जाता है दोस्तों। यहीं पर सुबह निरंजन उसके ही ख्वाब देखते हुए उठ जाता है और अब उसका मन उसे आवाहित करने से हटके कुछ और ही सोच रहा होता है दोस्तों। और सुबह उठ के वो देखता है कि पद्मिनी दिए की बत्ती बना रही होती है और वो पूछती है कि ये कौन सा जमाना है और जब से वो सोई थी तब से क्या क्या बदला है। इस बात को सुनकर निरंजन उसे बाहर ले जाकर पूरा
पूरा गाँव दिखाने का वादा कर लेता है और वो उसे पुराने जमाने के कपड़े बदल के नए कपड़ों को पहनने के लिए कह देता है। तभी चाचू का फोन आ जाता है और वो बताते हैं कि पद्मिनी बहुत ज्यादा चालाक है, वो लोगों को मोहित करके उन्हें खत्म करना जानती है, इसलिए उसके साथ रहते वक्त बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और यहीं पर हम देखते हैं कि पूर्णिमा की रात होती है और पूर्णिमा की रात को उसके जज्बात सबसे ज्यादा तेज होते हैं, इसीलिए उसी रात उसे काम उन्माद में ले जाकर अंगूठी पहना देनी चाहिए थी और इस बात को चाचू कहते हैं। दोस्तों यहीं पर निरंजन हामी भर देता है। तब तक पद्मिनी तैयार होकर आ जाती है और दोनों बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं और काफी देर साथ वक्त बिताते हुए निरंजन उसे गाँव की अलग अलग जगहें दिखाना शुरू करता है। और जब वो वापस अम्मना पहुंचते हैं तो निरंजन का दोस्त वहाँ पर इंतजार कर रहा होता है और वो घर की बनी हुई खीर देने के लिए आया होता है। तभी पद्मिनी को देखने के बाद वो उसके बारे में पूछना शुरू करता है और निरंजन बिना सोचे उसे बता देता है कि ये कल्लूर मना की पद्मिनी थम्पुरट्टी है, जिसे हम सालों से डर कर रहा करते थे। ये वही यक्षी थम्पुरट्टी है। ये सुनकर उसका दोस्त डर से घबरा जाता है और यहीं पर निरंजन की बात सुनकर पद्मिनी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसका चेहरा भी बिल्कुल बदलने लगता है और वो गुस्से में अंदर चले जाती है। दोस्तों ये सीन भी काफी ज्यादा डरावना होता है। यहीं पर निरंजन का दोस्त कहकर चला जाता है कि भूत के साथ खेलना जान का खतरा होता है मेरे भाई, और यहीं पर वो कहता है कि सावधान रहना। निरंजन पद्मिनी के पास जाके बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में काफी ज्यादा पागल जैसा बर्ताव करने लगती है और वो कहती है कि कोई भी ये बात जान नहीं सकता कि वो एक भूत है, वरना वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी अगर उसे किसी ने भूत कहा। और यहीं पर शुरुआत में जो शांत स्वभाव हमने उस यक्षिणी के अंदर देखा था अब बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अब वो काफी ज्यादा गुस्से में बिहेव कर रही होती है। यहीं पर निरंजन चाचू को फोन करके पूछता है कि पद्मिनी एक मासूम लड़की जैसी लगती है और अब वो आम इंसान की तरह ही बिहेव कर रही होती है, तो क्या उसे बांधना जरूरी है। यहीं पर चाचू उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सोच बेवकूफी है, वो किसी दूसरे के शरीर में घुस के उसी की आत्मा को कैद करके रखने वाली एक रूहानी चीज यानी आरोपी है, जो इस फिल्म का भी नाम होता है दोस्तों, और थोड़ी ही देर बाद वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगी। यहीं पर जज्बात के आगे झुकना मत, आज रात ही उसे अंगूठी पहना दो। इस बात को सुनकर निरंजन आधे दिल से ही सही हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो ऐसा कर लेगा। और इधर काफी दिन से निरंजन का फोन न उठना देखने की वजह से साक्षी बहुत ज्यादा टेंशन में होती है और उसे डर होता है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। वो अपनी दोस्त से ये बात शेयर करती है और दोस्त सजेस्ट करती है कि अगर एमडी से बात करें तो निरंजन के बारे में और कुछ पता चल सकता है। तो वो एमडी के पास जाके उसकी पास्ट के बारे में पूछना शुरू करती है। इसी के बाद हमें एमडी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमडी बताता है कि पुराने समय में निरंजन का एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद वो एक डॉक्टर के इलाज में रहा था। यहीं पर साक्षी डॉक्टर का एड्रेस लेकर उसे मिलने का फैसला ले लेती है। यहीं पर रात होती है और पूर्णिमा की रात होने की वजह से पद्मिनी काम मोहित होकर निरंजन के कमरे में आ जाती है। पहले गुस्से से बात करने के लिए वो काफी ज्यादा माफी मांगना शुरू करती है और उसी मौके का फायदा उठाकर निरंजन उसकी उंगली में सूर्य नमूत्री का वो खून मोतीरा पहना देता है, जो एक रिंग जैसी चीज होती है, और उसकी शक्ति कम होते देख वो उसे अपने कमरे में बंद कर देता है और अपने चाचू को वहां पर बुला देता है। और चाचू और निरंजन मिलके पद्मिनी को बांधने के लिए पूजा शुरू कर देते हैं और इसी वक्त वो चोर उस पंचचोली मूर्ति को लेने के लिए मना में आया होता है और वो अंदर पहुंच जाता है और वो देखते हैं कि मना में पूजा हो रही होती है और पूजा के आसन यानी पूजा पीठम के पास ही वो मूर्ति रखी हुई देखने को मिलती है। जब निरंजन और चाचू उस कमरे से पद्मिनी को पूजा स्थल तक लाने के लिए चले जाते हैं तब चोर मौका देखकर उस मूर्ति को चुरा लेता है और मूर्ति खो जाने का पता चलते ही पद्मिनी वहां से गायब हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उस मूर्ति के बिना उसे बांधना नामुमकिन होता है दोस्तों। और मूर्ति जहाँ पर भी होती है वहीं पर पद्मिनी भी प्रेजेंट होती है और मूर्ति चुरा कर भागते हुए चोर सीआई यानी पुलिस ऑफिसर की जीप के सामने आ जाते हैं। यहीं पर सीआई पूछता है कि कहाँ गए थे, तो वो सब बहाना बनाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि मना में हो रही पूजा देखने के लिए गए थे। यहीं पर शक की निगाहों से सीआई उन्हें देखने लगता है और उनको चेक करने के लिए मना की तरफ ले जाता है। यहीं पर रास्ते में पद्मिनी उस जीप के सामने हाथ दिखाकर उसे रोक लेती है और वो भी मना जाने की बात कह के जीप में चढ़ जाती है दोस्तों, और जीप में ही वो एक चोर को मोहित करके अपनी अंगूठी उतरवा लेती है। तब तक पुलिस जीप में मना पहुंच चुकी होती है और वो नीचे उतरते हैं और तब तक पद्मिनी वहां से गायब हो चुकी होती है। और इसी सीन के बाद चोर और पुलिस वाले पूजा वाले स्थल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सीआई निरंजन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। यहीं पर निरंजन बताना शुरू करता है कि ये एक आवाहन पूजा चल रही होती है और उसमें रखी मूर्ति गायब हो चुकी है। यहीं पर चाचू कहते हैं कि अगर यक्षी को मूर्ति में ना बिठाया गया तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर चोर डर जाते हैं और मूर्ति को वापस दे देते हैं। तभी उनके हाथ से वही जादुई अंगूठी भी जमीन पर गिर जाती है दोस्तों, और अंगूठी को देखते ही चाचू समझ आते हैं कि यक्षी अब बिल्कुल आजाद
बर्बाद हो चुकी है और सब लोगों को वहाँ से तुरंत भागने को कह देते हैं और सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक मना के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगते हैं और तभी दरवाजा बंद होने से पहले एक चोर बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर खड़ी पद्मिनी उसे तुरंत पकड़ लेती है और बाकी सब यक्षी से बचने के लिए अलग अलग कमरों में छुप जाते हैं। लेकिन पद्मिनी सबका पीछा करके सबको डराना शुरू कर देती है। वो इतने ज्यादा भयंकर गुस्से में होती है कि वो सबको एक एक करके किसी न किसी कमरे में बंद करना शुरू कर देती है और यहीं पर वो पुलिस और चोर का भी पीछा करती है और कुछ देर डराने के बाद उन्हें नुकसान भी पहुंचाना शुरू कर देती है। वो निरंजन और सीआई दोनों पर अटैक करने लगती है। तभी निरंजन मौका देख के उस जादुई अंगूठी को उसकी उंगली में वापस पहना देता है और उसकी शक्ति वहीं पर कम होने लगती है और सभी लोग मिलकर उसे पकड़कर पूजा स्थान पर ले आते हैं और चाचू वाहन क्रिया शुरू करना शुरू कर देते हैं। तभी पद्मिनी जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाना शुरू करती है। यहीं पर पूजा के आखिर में वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है और उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है दोस्तों। और आत्मा निकल जाने के बाद उस खाली शरीर वाली पद्मिनी को लेकर निरंजन अगले दिन थरवाड़ू छोड़कर चला जाता है और अब वो उसे माया नाम से बुलाना शुरू करता है। और उसी दिन सुबह साक्षी अपनी दोस्त के साथ निरंजन के इलाज करने वाले डॉक्टर के घर पर भी पहुंच जाती है, जहां पर पता चलता है कि डॉक्टर निरंजन के बारे में बात करने के लिए मना कर देता है, लेकिन साक्षी की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट और जिद करने पर वो बताना शुरू कर देता है। यहीं पर निरंजन एक गंभीर मानसिक रोगी यानी साइकोटिक होता है और उसके साथ रहने वाली फैमिली और फ्रेंड्स को उसकी मनोस्थिति की वजह से खतरा हो सकता है। यहीं पर साक्षी और भी ज्यादा जानने के लिए निरंजन के घर पर पहुंच जाती है। यहीं पर पड़ोसी से पूछने पर पता चलता है कि निरंजन काफी दिन से वहां पर देखने को नहीं मिला। वहीं पर एक चौंका देने वाला सीक्रेट भी देखने को मिलता है दोस्तों, जहां पर हमें पता चलता है कि निरंजन जिस रूममेट अर्जुन की बात हमेशा करता था, ऐसा कोई इंसान वहां पर रहता ही नहीं था। मतलब वो फिजिकली इस दुनिया में प्रेजेंट था ही नहीं, क्योंकि सालों से निरंजन उस घर में अकेला ही रहता आया है। और सच जाने के लिए साक्षी और उसकी दोस्त दरवाजे की चाबी लेकर अंदर चले जाती हैं और पूरा घर बिखरा पड़ा होता है। और घर में ढूंढते वक्त साक्षी को एक और बड़ा राज देखने को मिलता है, जहाँ पर निरंजन और माया की साथ वाली फोटोज होती है और उन फोटो से पता चलता है कि माया असल में निरंजन की गर्लफ्रेंड या बीवी रह चुकी है। और ये देखकर साक्षी निरंजन को फोन मिलाती है, लेकिन वो उठाता है नहीं। और उसी वक्त निरंजन अपनी गाड़ी में माया से कह रहा होता है कि चलो हम दोनों इस जगह को छोड़कर कहीं और चल पड़ते हैं, लेकिन हकीकत में उसकी गाड़ी में उसके साथ कोई प्रेजेंट होता ही नहीं और वो हेलुसिनेशंस में ही प्रेजेंट होता है दोस्तों। और माया नाम की वो लड़की भी बस उसके दिमाग का ही एक हेलुसिनेशन ही होती है दोस्तों। और अपनी गाड़ी खुद चलाते हुए वो वहां से निकल जाता है। और इस फिल्म का क्लाइमेक्स काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग रखा गया है, क्योंकि अब तक जो भी दिखाया गया हो सकता है वो सब सच ना हो। और एक एनालिसिस के हिसाब से सालों पहले जो एक्सीडेंट निरंजन के साथ हुआ था, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी माया की मौत भी हो चुकी होगी। और उसके बाद से ही वो ऐसी चीजों को और लोगों को देखने सुनने लगता है जो असल में वहां पर प्रेजेंट ही नहीं होते। और बचपन से सुनते आए पद्मिनी धर्मपट्टी की पूरी कहानी भी शायद निरंजन के दिमाग का एक हेलुसिनेशन ही थी। नेवर माइंड दोस्तों, इस चीज का कोई भी तख्ता सबूत हमें फिल्म में नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहीं तक ये कहानी अपना अंतिम चरम छूती है, जहाँ पर इसके बाद कोई भी सीन या क्लू हमें देखने को नहीं मिलता। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इसी तरह के हॉरर वीडियोस या फिल्म एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जाते जाते सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।